हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमआरएस एग्जाम के लिए जो आपका कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर के ऑल 3 शिफ्ट के 60 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आंसर निकाला जाता है और क्या लेवल के प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो पूरा आपको इस वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको कहाँ मिल सकती है, और भैया अगर आपने ये नहीं देखा ना तो बाद में फिर मत कहना कि आप ये देख के नहीं गए थे और फिर बाद में पछताना पड़ेगा, कि इसमें से डायरेक्ट आपको 8 से 9 क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ ना, 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बाकी इनडायरेक्टली वे में भी काफ़ी सारे इसी एक वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से मैं अभी आपको पूरा पेपर दिखा दूंगा कि मैंने पेपर आपको पूरा प्रॉपर पेपर करा रहा हूँ एनबीएस का, मतलब ये कहीं से भी ऐसे ही उठा के, ठीक है, लोग बाग जो चला रहे हैं ना कहीं से भी उठा उठा के, वो नहीं, आपको प्रॉपर पेपर दिखाऊंगा बकायदा 3 शिफ्ट के आंसर की के साथ। तब आपको मैंने क्या है, अलग से टाइप कर दी जिससे आपको सहूलियत हो जाए इसको टाइप इसको पढ़ने में। इसकी पीडीएफ सी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो जो है द एग्जाम हेल्पर जीके के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, यहाँ सब्सक्राइब होगा, मैंने तो कर रखा है भाई, आप भी कर दीजिए। ये हमारी प्लेलिस्ट है, ये हमारे जीके, ये हमारे हिंदी, ये हमारे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं 5 क्लासेस कंप्यूटर की डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाके देख लेना। थ्योरी की क्लासेस इतनी शानदार क्लासेस हैं भाई, मजा आ जाएगा देख के। प्रैक्टिकल पिक्चर लगा लगा के प्रैक्टिकल कर करके बताया आपको कि भाई पूरा मतलब छप जाएगा क्लास में, आप जैसे ही देखोगे ना। और जो हमारी सीरीज का नाम है भोकाल सीरीज, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, पांच पांच हम फुल फॉर्म डेली के, शॉर्टकट्स की डेली के एंटीबायोटिक की वायरस। ठीक है, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा मेन चैनल है जहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी हमारी ईएमआरएस की मॉक प्लेलिस्ट है और ईएमआरएस एग्जाम के बारे में अपडेट्स दी थी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। मॉक प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का एक मॉक हो चुका है, बाकी मैथ्स का भी हो चुका है, जीके मैथ्स के 2 हो चुके हैं, कंप्यूटर का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है। जाके देखिए, डेली आपका कल से फिर से मॉक जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाके इसे ज्वाइन कर लेना, जो हमारा मेन चैनल है। इसके लिए देखिए जीके जी इसका फर्स्ट पेपर, और ये मेरे वाले में कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जेएसए, सीनियर क्लर्क और काफ़ी सारे एग्जाम क्रैक। ठीक है, चलिए, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, इस वाले टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। ठीक है, और इतनी सारी टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। तो जाके इनको देखिए। मैथ्स की भी सीरीज चलिए, नीतीश सर काफ़ी शानदार पढ़ा रहे हैं, आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। सारे टॉपिक एक एक बार में क्लियर हो रहा है। किसी के अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो 2 पार्ट में चला, नहीं तो एक ही एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे की होती है भाई। वो जो वीडियो है ना, इतनी सफिशियंट है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में उस वीडियो से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना है। तो वीडियो देख लेना, नीतीश सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा स्कोर मैंने बता दिया था कि क्या स्कोर रहना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। ये सारी क्लासेस चली, जी के जी एस के भी लास्ट ऑल 3 शिफ्ट 2019 के सारे पेपर करा दिए, वो जी के वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है आपको, तो उसको देख लेना। मैथ्स की टोटल 5 क्लास हो चुकी है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अ, पेपर पर। ठीक है, तो ये है आपका पेपर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे जेएसए एंड ऑल अदर पोस्ट एग्जाम 2023 प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, एनबीएस कंप्यूटर नॉलेज ऑल 3 शिफ्ट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसको तो थोड़ा हम क्लोज कर देते हैं। चलिए, तो हम फिर से अपने उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये पेपर जो बनाया है कि एम एस वर्ड में, एम एस का क्या अर्थ है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। जो वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। काफ़ी सारे आप लोग कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में लाइए, तो मैं आपको इंग्लिश भी बताते चलूँगा जो डिफिकल्ट है। बाकी देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये समझ में आ रहा है चीज़ें तो इंग्लिश भी समझ में आ ही जाएगी, है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं होता, कंप्यूटर में एक वर्डिंग होती है, उसी वर्ड के पूरा क्वेश्चन जो है घूम रहा होता है। तो मैं आपको पूरे जो है इंग्लिश के थ्रू कराते चल। ठीक है, तो ये पेपर मैंने पूरा कहाँ से लिया देखिए। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव वाला एमएस वर्ड में क्या अर्थ है, इसके अलावा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सीपीयू मेमोरी इनपुट में दिया था। तो देखिए, एनबीएस एलडीसी ऑल शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, ये 16/9/2019 में हुआ था। एलडीसी जेएनवी कैडर 8:30 से 10:30 की शिफ्ट थी। इसमें आप नीचे जाएंगे, मैं यहाँ पर पे नंबर डाल देता हूँ 37। ठीक है, तो 37 पेज पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर 38 पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक इसमें इसके नीचे भाई, नीचे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, मैथ्स के बाद है ये। इसके बाद इस सारे दूसरी शिफ्ट आ चुकी है, इसके हम ऊपर चलते हैं, 1 सेकंड रुकिए। ये रहा देखिए,
ये रहा, ये फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन आपसे पर शिफ्ट में पूछे गए थे। ये देखिए MS वर्ड में MS का क्या अर्थ है, यहाँ क्या आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट है, दिख रहा है, वही क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसके नीचे भी दिखाता हूँ आपको, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पर ऑप्टिकल डिस्क की डेटा को पढ़ने के लिए क्या उपयोग करते हैं, वही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। देखिए ऑप्टिकल, ये देखिए ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में ऑप्टिकल की सतह को डेटा पढ़ने के लिए क्या करते हैं, है वही क्वेश्चन है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव, CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट, है ना। ये देखिए CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट, तो पूरे मैंने आपको अलग से टाइप कर दी जिससे आपको सुविधा हो यहाँ पर देखने में, ठीक है। इस PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट से इसको कर लेते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी आपको कराते चलूँगा, किस किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है चीज़ों का, तो वो भी मैं आपको करवाते चलूँगा। चलिए, तो यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले हम, फिर मैं आपको बताता चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ से इसको हम ले लेते हैं और इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, रेड कलर का हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए, तो MS वर्ड में MS का क्या अर्थ होता है, तो ये मैं आपको अपनी जो वीडियोस थ्योरी कराता हूँ उसमें काफ़ी और बता चुका हूँ। MS का अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट देखिए, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये आंसर नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि चिपक सा रहा है, तो इसको यूज़ करके देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से डेटा पढ़ने या लिखने के लिए डैश का उपयोग करती है। तो जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है आपकी, ये किसी भी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से, यानी कि उसे सरफेस से जो डेटा पढ़ने या लिखने, यानी कि डेटा को मतलब पढ़ने का मतलब रीड करने के, लिखने का, राइट करने के लिए किसका यूज़ करती है, तो ये लेज़र किरणों का यूज़ करती है। आपने आपके घर में पुरानी DVDs वगैरह होती होंगी, तो एक DVD आप डाल देते थे, उसी को ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, है ना। तो वो डाल देते थे, है ना, ऑप्टिकल डिस्क आ गया। तो उसमें क्या होता था, वो अंदर एक आपने देखा वो ग्रीन कलर की रेड कलर की लाइट जलती थी, वो लेज़र होती थी, ठीक है। तो उससे क्या करते थे हम लोग, डेटा को क्या करते थे, पढ़ने का काम करते थे, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, यहाँ से इसको भी क्लियर हम कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों यानी कंपोनेंट्स को एक साथ रखता है, ठीक है। तो कौन सा हार्डवेयर है जो कि CPU को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस, देखिए इसमें जो हिंदी है वही इंग्लिश है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही हिंदी है वही इंग्लिश है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा करने का नहीं है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं उसके, उनको एक साथ रखता है, तो क्या रखता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है मैंने आपको दिखाया था पूरा उससे, कि ग्रीन कलर का होता है, इसमें सारे बस के थ्रू वो दिया थे सारे, यहाँ पर रैम वगैरह, रोम वगैरह, ये सारा लगा हुआ होता है आप, है ना। तो मैंने आपको बढ़िया से दिखाया था, जिसको वो याद होगा तो उसको पता होगा। रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों यानी सिग्नल्स की जरूरत होती है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन साफ कर देते हैं, गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी चमकता हुआ दिख रहा होगा ये, तो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। दोस्तों, मैं ये जूम इन जूम आउट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैं F11 का यूज़ कर रहा हूँ, F11 दबाता हूँ जूम हो जाता है, F11 द्वारा दबाता हूँ वो जूम आउट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, F11 का क्या यूज़ होता है, मैंने ये भी बता दिया क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए, और यहाँ से देखिए, रोम की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों सिग्नल्स की जरूरत होती है, यानी कि रोम की वो कौन सी मतलब कौन सी जगह है जहाँ पर जो स्टोर हमारी सामग्री होती है, जहाँ पर हमारी जो सामग्री स्टोर होती है उसको, जो हमारी सामग्री स्टोर होती है उसको अगर हमें इरेज करना है ना, जो हमारी सामग्री अगर उसको इरेज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होती है वो, डबल EPROM, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल नाम आ गया, इसमें क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो इलेक्ट्रिकल तो नाम ही आया, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये भी वही, ये भी इरेजेबल। तो इलेक्ट्रिकल शब्द किस में आया, डबल EPROM। इसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था, जिसने क्लास देखी होगी उसको सब मालूम हुआ, है ना, फुल फॉर्म वगैरह मैंने सब कुछ इसमें करा रखा है आप लोगों को। चलिए, है ना, अगली अगली हम वीडियो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए, एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग, एक गणितीय तकनीक है यानी कि मैथमेटिकल एक टेक्निक्स है जिसका उपयोग किसी भी संदेश यानी मैसेज को, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को
की प्रामाणिकता के लिए और उसकी विश्वसनीयता की मान्यता प्रदान करने के लिए किया था। मतलब एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है, कोई ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका उपयोग हम कोई मैसेज हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी डिजिटल हमारा डॉक्यूमेंट जैसे हमारी पीडीएफ्स वगैरह हुई, उसकी प्रामाणिकता यानी कि उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसको वेरीफाई करते हैं, है ना, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी ऑथेंटिकेशन को जांचने के लिए कुछ उसको हम क्या देते हैं, वेरिफिकेशन देते हैं, सील वगैरह देते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। मैंने ये आपको बताया भी था कि क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। उसमें क्या होता है, एक आपका पेन ड्राइव जैसा एक पेन ड्राइव ही होती है वो एक तरीके की, उसमें आपके वो खरीदनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, उसमें आपके साइन जो है वो कैप्चर हो जाता है डिजिटली फॉर्म में। तो उसको आप लगाएंगे, आपको कोई ऑर्डर परचेज करना है, आप जब जॉब पे जाएंगे, जॉब आपकी लग जाएगी, तो आपको भी डीएससी का यूज़ करना सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप कोई माल परचेज करते हैं तो उसमें अधिकारी के साइन लगाना पड़ते हैं, तो वो होता है डीएससी, उसमें आपके डिजिटल साइन होते हैं, आपको बाहर से नहीं करना, बस वो एक पेन ड्राइव लगाइए उसमें, और साइन ऑटोमेटिकली यहाँ यहाँ इस जगह पर उसके छपके आ जाएंगे, जहाँ पर भी वो लास्ट जगह होती है वहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो छपके आ जाएंगे। तो किसकी होती है, डिजिटल सिग्नेचर, जिससे उसको वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये सही कागज है, इस पर डिजिटल सिग्नेचर लगी। वैसे हम क्या करते हैं, बाहर सील जाते हैं, बाहर मोहर लगाते हैं, है ना, वो स्टाम्प पेपर वाली, वो नहीं, ये डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किसी प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने समय के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाए। यानी कि कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, तो सिस्टम को जॉब देने, कोई चीज़ प्रोसेस चल रही है तो उस प्रोसेस के लिए जो सिस्टम को काम दिया गया है, और काम जब तक पूरा हो रहा है ना, काम उसको दिया गया और काम पूरा होने होने तक उसके बीच का जो समय है, उसको उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये इससे पूछा गया। तो वो होता है लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलते हैं उसको, टर्न अराउंड टाइम या लगने वाला समय। वही तो हो गया, हमने कोई प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को कर दिया, तो कंप्यूटर को हमने क्या दी, जॉब दे दी। अब वो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो जो प्रोसेस वो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी कि लगने वाला समय, उसको या समय लग रहा है ना उस दौरान, तो उसको बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम या लगने वाला समय। ठीक है, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, ब्राउजर्स के नाम पढ़ाए थे कि ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैं ही चला रहा हूँ, विंडोज़ है। ठीक है, यूनिक्स होता है, लाइनेक्स होता है, ये क्या होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, लाइनेक्स कैसा है, एक ओपन सोर्स है, लाइनेक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, भाई इतना बड़ा क्यों हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा सिक्योरिटी से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर जो सिस्टम है हमारा उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देखिए इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो मैं वर्डिंग यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें भाई इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में एक ही वर्ड आनी है, सिक्योरिटी सुरक्षा लिखा था तो मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिक्योरिटी प्रदान करता है कंप्यूटर को, तो मैंने कितनी बार बता रखा है, एंटीवायरस करता है। स्प्रेडशीट जो एमएस एक्सेल होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जो हम वर्ड में जो हम काम करते हैं। ठीक है, एडवेयर, ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी अभी नहीं है एट ए टाइम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक्सेल क्या होता है, एक्सेल जो होता है वो वर्कबुक का कलेक्शन होता है, और जो वर्कबुक होती है हमारी, ये किसका कलेक्शन होती है, तो ये हमारा वर्कशीट जो होती है ना, हमारी जो वर्कशीट होती है उसका कलेक्शन होती है। ठीक है, चलिए तो एम एस एक्सेल फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्कबुक के नाम से। चलिए अब आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके हम दिखा देते हैं। लो भैया आ जाओ, चलो इसको हम डिलीट मारते हैं F11 दबाई के, इसको हम यहाँ से इसको करते हैं F11 दबाएंगे, भाई आ जाना। ठीक है, अरे अरे भाई आ जाना, क्या हो गया इसको, अच्छा इसमें से सेलेक्ट पेज, ओके 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 ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी, ये तो हो गया हमारा एम एस एक्सेल में वर्कबुक के नाम से आना था। तो चलिए एक्सेल के ऊपर चलते हैं, आपको आपको पूरा एक्सेल दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा एक्सेल दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखिए एक्सेल की आपको बारीकियाँ बताता हूँ। ये आपका फाइल ये है ना, ये ये पूरा क्या होता है, मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पर टैब्स होते हैं, ये टैब्स होते हैं, फाइल टैब है ना, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। आपसे पूछा जाएगा एम एस एक्सेल 2016 के बाद में कितने टैब होते हैं, तो गिन लीजिएगा, एक सॉरी एक, दो टैब, तीन टैब, चार टैब, पाँच टैब, छः, सात, आठ टैब होते हैं।
कौन कौन से होते हैं ये सबको आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। जितने सारे होते हैं फाइल, होम, पेज लेआउट वगैरह ये होते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोला गया था कि एम एस ऑक्सेल का अन्य नाम क्या होता है, तो उसको वर्कबुक के नाम से आना था। आपको ये ऊपर दिख रहा है ये टाइटल नेम है, इसका जो नेम है फाइल का वो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट इसका नाम है। अब ये देखिए जो नीचे आपको दिख रहा है शीट वन, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, और यहाँ से एक और ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बुक है, ये पूरी क्या है, ये पूरी एक बुक है भाई, एक बुक है जिसमें क्या है शीट्स हैं, जैसे आपकी कॉपी होती है पूरी एक, या कोई पुस्तक होती है उसमें पेजेस होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें पेजेस है, ये पूरी एक बुक है। इसमें क्या अलग अलग, अगर मैं सीट टू पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, अब मैं सीट टू पर क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा खाली हो गया, क्योंकि जैसे हमारा पेज होता है ना, पहले पेज पे हमने कुछ लिख दिया तो नेक्स्ट पलटेंगे तो खाली है ना, उस पर कुछ है ना, क्या करेंगे कुछ हम उस पर नया लिखेंगे, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ, अब मैं देखिए सीट वन पे वापस जाऊँगा तो ये आ गया, यानी पेज वन पे मेरा अभी भी लिखा हुआ है। तो ये एक पूरी वर्क होती है, और ये जो होता है हमारा, ये क्या होती है, ये शीट्स होती है, कितनी भी ऐड कर सकते हैं आपसे आप जाके, ठीक है। चलिए, और ये ऊपर मैंने बताई मेन्यू बार होती है, ये फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इसके देखने के व्यूज़ होते हैं। तो अभी ये किस व्यू में खुला है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए नॉर्मल व्यू दिख रहा है, नॉर्मल लिखा हुआ नीचे, पेज लेआउट व्यू है, और ये पेज ब्रेक व्यू है, ठीक है। यहाँ से शायद किसी को ना दिख रहा हो तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने इसको इधर लेके आ गया मैं, और अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ। देखिए ये दिख रहा है, देखिए नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है, ये पेज ब्रेक डाउन व्यू। आपसे बोलेगा एम एस एक्सेल जब खुलता है तो किस व्यू में खुलता है, तो नॉर्मल व्यू में खुलता है, ठीक है। तो ये होता है इसका, और ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाली, देखिए ये मैं क्लिक करके दिखाऊँ, क्या दिखाइए, स्टेटस बार, क्या है स्टेटस बार। तो ये वाली जो होती है स्टेटस बार होती है, नीचे की जो पट्टी रहती है ये हमारी शीट्स होती हैं, है ना। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा है, इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें, ये होती है आपकी फॉर्मूला बार, एफ एक्स से जो स्टार्ट है ना, ये वाली पूरी, ये जो खाली दिख रही है ये होती है हमारी फॉर्मूला बार। ये जो R25 इस पर लिखा हुआ है ये होती है हमारी नेम बार, क्या होती है, नेम बॉक्स होता है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, ये पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं, पहले मैं अपने आप को सही कर लूँ, ठीक है। हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ से मैं, ओ भाई 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 भाई, रुको ना, अरे इसको यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम अपनी पीडीएफ्स पर चलते हैं वापस। चलिए तो ये हमने देख लिया, इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है मानक क्वालिटी कीवर्ड पर, ओ भाई ये चल क्यों नहीं रहा आज। देखिए मानक क्वालिटी कीवर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डब्ल्यू कुंजी के ठीक दाएं यानी जस्ट राइट पर होती है। तो भाई क्वालिटी लिखा है, क्वालिटी कीवर्ड ही चलते हैं, जो हमारे कीवर्ड होते हैं क्वालिटी कीवर्ड होते हैं। तो इसमें डब्ल्यू के जस्ट राइट कौन सा है ना, डब्ल्यू के जस्ट राइट क्या है भाई, ई दिख रहा है, ई जस्ट राइट, ये तो रीजनिंग हो गई एक तरीके से भाई। तो ये अगर ये भी नहीं मालूम ना, सामने कीबोर्ड पड़ा रहता है वहाँ पर, आप जाओगे ना कीबोर्ड पड़ा रहता है। मेरे मेरे शायद शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसे कीबोर्ड पड़ा था वहाँ पर, देखा क्या है भाई, लगा दिया, नहीं तो क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है उसका, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए एम एस वर्ड में बोला है, एम एस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो मैंने बताया था कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ। भाई कितनी बार, कम से कम 5 क्लास लिए, 5 बार हटा चुका हूँ, 5 बार नहीं तो 3 बार तो हटा ही चुका हूँ उसमें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के साथ आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर यहाँ पी होता तो फॉन्ट साइज ओपन होता, एस होता तो कंट्रोल वो स्टाइल ओपन होता। चलिए इसको भी लो, आपको दिखा देता हूँ। चलिए लो भाई, आओ वर्ड पे चलते हैं, अपन इसको क्लीन करते हैं, F11 दबाते हैं दोबारा से, इसको लेते हैं F11 दबा भाई, F11 दबाएंगे। अब मैं वर्ड पे लिए चलता हूँ, ठीक है, वर्ड फाइल पे आओ भाई, ये आ गई वर्ड फाइल अपनी। मैं क्या दिखाने वाला था आपको, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो मैं अपने कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाता हूँ, है ना, कीबोर्ड से दबा रहा हूँ ध्यान में, एफ मैंने जैसे दबाई क्या आ गया, ऊपर लिखा है देखिए फॉन्ट लिखा है यहाँ पर फॉन्ट, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं वहीं इसको क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी दबाऊंगा, है ना, सॉरी शिफ्ट नहीं दबा, क्या एक सेकंड रुकिए, होम पे जाएंगे वापस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी, ये क्या आ गया फॉन्ट साइज। अब देखिए ये साइज पे पहुंच गया, ये देखिए जो जो
खुलेगा फॉन्टी, बट यहाँ से डायरेक्ट ये साइज पे पहुंच जाएगा। ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना साइज। अब मैं देखिए एफ द्वारा दबा के दिखाता हूँ आपको। अरे यार ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये हेडिंग पे आ गया, फॉन्ट पे, ये देखिए फॉन्ट हेडिंग सी एस, यहाँ पर ये हाईलाइट पे अभी है ना, ये देखिए। और मैं अगर पी दबाऊंगा, देखिए तो ये यहाँ से हट गया, ये फॉन्ट साइज पे आ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस दबाऊंगा, तो देखिए एस है ना, स्टाइल देखिए स्टाइल खुल गया। अप्लाई स्टाइल, कौन सी स्टाइल में आपको चाहिए, तो यहाँ से स्टाइल खुल गया आपका, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज आप यहाँ से फॉन्ट होता है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट सेक्शन होता है, ये पैराग्राफ सेक्शंस होता है, ये इसकी टैब्स होती है कौन कौन सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किस तरीके से ओपन होता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं एम एस एक्सेल। क्या करने वाला है भाई, एक सेकंड रुको ना। ओके ठीक है, चलिए F11 दबा दें। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। चलिए यहाँ देखिए, इसको दोबारा से ऊपर चलते अपन, ये वाला क्वेश्चन रह गया अपना, ये हो गया ना। चलिए इस वाले पे चलते हैं अब, नेक्स्ट पे। एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। तो एम एस पावर पॉइंट जब आप खोलेंगे प्रेजेंटेशन को, है ना, तो उसका आपका डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, यानी कि जैसे पहली बार जब खुलता है तो उसमें क्या चीज़ें दिखती हैं, तो वो होता है इसका नॉर्मल व्यू। मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाया था नीचे की साइड क्या होता है, नॉर्मल व्यू। चलिए इसमें भी मैं आपको वही करके दिखा देता हूँ, पर वही करना पड़ेगा मुझे, फिर से चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं थोड़ा सा, है। आजा भाई, लो ये हो गया। अब चलिए मैं चलता हूँ एम एस पावर पॉइंट पर। पहले मैं अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ जरा। मैं अगर ऊपर करूँ तो चलेगा भाई, ऊपर शिफ्ट करूँ तो ऊपर करके देखता हूँ। ओह रुक जा ना भाई, इसको करके ऐसा ऊपर करता हूँ ना, यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ खुद को, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं चलता हूँ एम एस पावर पॉइंट पर। तो ये जस्ट मैंने खोला है, ये खाली, ये जब खुलेगा तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये क्या आ गया, नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए नॉर्मल व्यूज़, क्या दिखा है, नॉर्मल लिख कर आ रहा है ना, ये दिख रहा होगा जहाँ तक ये दिख रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ बगल में देखिए स्लाइड सॉर्टर, बगल में देखिए रीडिंग व्यू, बगल में देखिए स्लाइड शो, चार तरीके के व्यू ओपन होते हैं। बट जो खुलेगा पहली बार खोलेंगे, मैं लोग क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। मैं ओपन करता हूँ दोबारा से पीपीटी, लो पीपीटी मैंने ओपन किया, देखिए नया ओपन हो गया, ठीक है। क्या खुल के आया, देखिए यहाँ पे देखिए क्या खुल गया, नॉर्मल व्यू। ये होता है स्लाइड सॉर्टर, ये होता है रीडिंग व्यू, ये होता है स्लाइड शो, चार तरीके के व्यू होते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो भाई आ गए क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ से देखिए एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो मैंने बनाया नॉर्मल। नॉर्मल के बगल में क्या था, स्लाइड्स होता, वो स्लाइड सॉर्टर, फिर क्या था रीडिंग व्यू, फिर क्या था स्लाइड शो। तो चार तरीके के व्यू होते हैं, जो हमारा नॉर्मल खुलता है वो होता है नॉर्मल व्यू। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रखी होंगी, है ना। चलिए नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं अगला क्या है, एम एस एक्सेल में डैश, एम एस एक्सेल में डैश सक्रिय सेल यानी कि एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो एम एस एक्सेल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक्टिव सेल जो होती है हमारी, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उस दौरान, उसका एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो वो होता है नेम बॉक्स। मैंने बताया था नेम बॉक्स में उसका सेल का नेम होगा, किस सेल में हम काम कर रहे हैं उस सेल का नाम। तो चलिए इसको भी दिखाई देता हूँ भाई। इसको पहले छोटा करेंगे, फिर हम इस पर चलेंगे, आ जाएंगे एम एस एक्सेल पर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये है ना, ये वाली चीज़ ये दिख रही होगी आपको। अब मैं देखिए क्लिक करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हूँ मैं अभी, मैं F4 को दबा रहा हूँ, देखिए F4 लिखा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखना क्लिक करूँगा तो नेम बॉक्स देखना बस, इस पर क्लिक हो जाए। अब देखो नेम बॉक्स में क्या आ गया, क्या आ गया नेम बॉक्स में, F4 आ गया। देखिए F4 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। F4 दिख रहा है नेम बॉक्स में, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका नाम आ गया। तो हम जिस सेल पर काम कर रहे होते हैं उसका जो नेम दिखाता है वो यहाँ दिखाएगा, और उसमें कौन सा फॉर्मूला वगैरह लगाया वो यहाँ दिखाएगा। ये एफ एक्स जो लिखा है वो फॉर्मूले में दिखाया, यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, देखो इसका भी दिखाता हूँ आपको। जैसे सम लिखा है, सम 2 3 1 2 3, मैं देखिए ये लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखिए सम, फॉर्मूला किस में है, इसमें। मेरे पास क्या एक्टिव है, ई का फोर यहाँ एक्टिव है, देखिए ई का 4 एक्टिव है ना, ये देखिए दिख रहा होगा। तो ये सेल का नेम है E4 में, देखिए यहाँ ई दिख रहा है, यहाँ 4, E4 एक्टिव है, ये नेम बॉक्स है। कौन सा फॉर्मूला उसमें डाला हुआ है, ये एफ एक्स से जो होता है हमारा, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, इसको वर्कशीट्स बोलते हैं। सारा क्लियर हो गया भाई, हो गया ना। चलो वापस चलते हैं, अभी और क्लियर करेंगे इसको, है ना।
चलो अभी तो वापस चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन पर। चलिए, तो नेम बॉक्स में आपका क्या होता है, वो एक्टिव सेल का एड्रेस होता है। ओके, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में आईपी एड्रेस होता है। आईपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, ये तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। ऐसी ऐसी कंप्यूटर की कौन सी स्पेशलिटी है, ये इंग्लिश वालों के लिए कौन सी स्पेशलिटी है जो कि उसकी डिलीजेंसी को बतलाती है। डिलीजेंसी यानी उसकी मेहनत को बतलाती है, डिलीजेंस यानी हार्डवर्क को बतलाती है। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है भाई, कंप्यूटर हम देखिए हम थक जाएंगे काम करेंगे तो, बट कंप्यूटर क्या होता है, वो थकता नहीं। तो बिना थके लगातार काम करना, घंटों तक काम करना, ये होती है उसकी क्या स्पेशलिटी, डिलीजेंस स्पेशलिटी होती है। तो बिना थके नीरसता से घंटों तक काम करना है ना। इंग्लिश वालों को समझ में आ गया, जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, कि बिना थके लंबे समय तक काम करना। ठीक है, चलिए, मैं फुल टू इंग्लिश तो नहीं ला सकता, पर मैं जितना होता है आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, ठीक है। थोड़ा सा स्लो होगा, मैं इसको जब मैं आपको वीडियो दूंगा तो इसको तेज कर दूंगा, ठीक है। अभी स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के ओके, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर हमारा सिस्टम होता है, उसके जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। तो भाई उनको कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कीबोर्ड चलाता है, माइक एमएस सीपीयू को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सीपीयू नहीं चलेगा। सीपीयू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही आपका आपको कौन कनेक्ट करना है उससे, या आपको कोई मतलब स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है उनको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, एम एस एक्सेल में किसी सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाए। यानी ये बोल रहा है, एम एस एक्सेल जो होता है आपका, उसमें किसी सेल रेंज, कोई सेल रेंज है कहीं से कहीं तक की, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। कोई सेल रेंज है, उसमें अगर जितने भी नंबर्स लगे आपको उसको ऐड करना है, तो किस फॉर्मूले का यूज़ आप करने वाले हैं। ठीक है, तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो सम सम के सम के बगल में क्या होता है, ये इस तरीके का ब्रैकेट होता है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, लो भाई आ जाओ, ये आ गए एक्सेल पे। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा के दिखाया आपको, ये है फॉर्मूला इसका। पर इस फॉर्मूले, ये जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसके आगे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू लिख दिया मैंने। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा होगा। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इक्वल टू आगे सम लिखा क्योंकि वहाँ सम था, सम के बाद ब्रैकेट था। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, हम वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। तो वैल्यूज भी लिख दी। देखिए मैंने यहाँ पर एरो लगा के 2 कोमा, और जिस जिसको जोड़ना, तो जैसे 2,5,6 जोड़ना है तो उनको अलग करते हैं। 12,13,15 जोड़ना हमें इस तरीके से। तो 2 के बाद कॉमा है, उसके बाद एक एक जो ऐसे लगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगी, 8। फिर क्या हो जाएगी, वो 1 की पावर 8 हो जाएगी। 1 की पावर 8 क्या होती है भाई, 1 ही होती है। तो 2,1 इसका मतलब हुआ 2 को और 1 को जोड़िए, क्या निकलना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया, फॉर्मूला लगा हुआ उसी तरीके से। अब मैं इसमें एंटर दबाने जा रहा हूँ, देखिए क्या परिणाम आएगा। क्या आ गया भाई, देख लो क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अभी इसका एक क्वेश्चन आएगा। अभी तो इसने केवल पूछा कौन सा फॉर्मूला ऐड करने के लिए लगाते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो वो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कर दिया। 2 क्वेश्चन पूछे, पहले मैं पूछ लिया था कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, दूसरे पहले फॉर्मूला पूछ लिया, सम का फॉर्मूला क्या है, दूसरे में उसका यूज़ पूछ लिया किसे यूज़ करोगे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्लियर कर देते हैं और अपने उस पर चलते हैं। भाई मज़ा आ रहा है क्लास में, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना सारी चीज़ें। चलिए, तो ये हो गया सम। चलिए, अगला है, एम एस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल रेंज जैसे कि B4 से F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई, लो भैया आ जाओ, इसको यहाँ से देखते हैं। एम एस एक्सेल वर्कशीट, ये तो इंग्लिश समझ में आ रही होगी। सेल रेंज समझ में आ रहा होगा। इस सेल रेंज कौन सी, B4 से F9 की अंतिम जो सेल है उसका पूर्ण पता एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है बेसिकली, एब्सोल्यूट एड्रेस मतलब F9 इसकी अंतिम सेल होगी। इस सेल रेंज में भाई कोई चीज़ 1 से शुरू होकर 10 तक गई है, तो इसकी अंतिम सेल रेंज क्या होगी, 10 ही होगी। 10 होगी ना, है ना। चलिए, तो यहाँ से 10 आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से इसमें अंतिम क्या दिख रहा है आपको, मान के चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंतिम क्या, F9 का एब्सोल्यूट एड्रेस पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के आगे हम डॉलर जोड़ देंगे, यानी $F, ठीक है, और $9, $F और $9 हम जोड़ देंगे। तो इसी को हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं, एब्सोल्यूट तरीके से लिखने को। इससे क्या होता है, ये निर्धारित हो जाती है, ये फिक्स हो जाती है।
अगर हमें 5 अलग अलग सेल्स हैं और उसके साथ एक पर्टिकुलर सेल का इंटू करना है, तो हमें इस सेल को फिक्स कर देंगे और उन 5 को एक साथ लेके इससे वो 5 ऑटोमेटिकली इससे इंटू कर लेंगे, क्योंकि ये सेल तो फिक्स होगी ना। हमें पता है इंटू के बाद जो सेल आएगी वो यही आएगी, तो ये सेल फिक्स करिए। अब ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एक इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है किस तरीके से, तो वो आपको मैं फॉर्मूले अभी बताऊँगा प्रैक्टिकल। तो बस मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपसे अगर पूछ ले कि भाई, अरे कट जाना यार, है ना, कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है B4 से B9 की अंतिम सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस यानी कि पूर्ण पता क्या होगा। तो $F $, कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट पूछे अंतिम सेल, अगर बोलता पहली सेल ही होगी, इसका पूर्ण पता, इसके आगे डॉलर जोड़ दो और 4 के आगे डॉलर जोड़ दो, बस। यहाँ क्या करा F9, तो $F $9 दोनों के आगे डॉलर जोड़ दिए, कुछ नहीं करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि मेमोरी के संबंध में सीडी का शब्द, अरे यार कितनी बार बता चुका हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार, है ना। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें से 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, NVS वालों ने। पता नहीं कौन सा भांग खा के पेपर बनाए थे, पता नहीं क्या बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। गैर वाष्पशील सुन के तो भाई वो उड़ गया हुआ इंग्लिश मीडियम वालों का कि भाई ये क्या बोला, हिंदी वाले को ही नहीं समझ में आया होगा ये तो, कि भाई बोल क्या रहे हो ये, है ना। गैर वाष्पशील क्या होता है, तो देखिए यानी कि नॉन वोलेटाइल, कुल मिला के नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर मेमोरी है ना। वोलेटाइल अस्थिर, और नॉन वोलेटाइल स्थिर यानी कि स्टैटिक रुकी हुई, ठीक है। तो कौन सी नॉन वोलेटाइल है इसमें से, रैम। रैम तो कैसी होती है भाई, आपको मालूम है, रैम में डाटा बिजली है तब तक है, बिजली गई गायब, यानी कि उसमें तो डाटा रुक नहीं रहा, वो कैसी है, नॉन स्टेबल है यानी कि अस्थायी है, तो हमें स्थायी ढूंढनी है। तो वो कौन सी मिलेगी, रोम, क्योंकि ये सारी तो रैम है ना, और रैम तो अस्थायी होती है, तो खत्म। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा उसने, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा, देखिए भाई साहब। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लैंग्वेज है बस, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लैंग्वेज भर दी। जॉन को, कोई जॉन है, उसको अपनी PhD थीसिस लिखनी है, ये तो इंग्लिश समझ में आ रही होगी ना। PhD थीसिस लिखनी है जिसमें कि टेक्स्ट हो, इमेजेस हो और टेबल्स हो। उसको टेक्स्ट भी लगाना है, इमेजेस भी लगानी है और टेबल भी लगानी है। तो इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड। तो भाई तुम्हें टेक्स्ट मिल जाए, तुम्हें इमेजेस मिल जाए, तुम्हें टेबल मिल जाए, कौन सा हुआ, MS वर्ड। कौन सा यूज़ करेंगे, MS वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके, लो आ जाओ, इसको करते हैं और चलते हैं हम यहाँ पर F11 और चलते हैं वर्ड में। अब ये वर्ड है, उसको टेक्स्ट चाहिए था, टेक्स्ट तो ये आपको दिख ही रहा है, उसको पिक्चर भी चाहिए, तो भाई इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से पिक्चर वाला सेक्शन दिख रहा है, पिक्चर डाल दूंगा। उसको टेबल भी चाहिए, बगल में टेबल दिख रही है इंसर्ट सेक्शन में, टेबल भी डाल दूंगा, मिल गया टेबल, चित्र। और क्या चाहिए था उसको, उसको टेक्स्ट चाहिए था, मिल गया लो। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना। तो ये होगा आपका MS वर्ड होगा। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। थीसिस लिखनी है, थीसिस तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि कुछ टेक्स्ट लिख दिया, नीचे डायग्राम बना दिया उसका, है ना, उसमें टेबल्स वगैरह बननी है तो वो बना दी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, मेमोरी के संबंध में CD, है ना, ये हमारी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। CDRW का देखिए दूसरी शिफ्ट में फिर पूछ लिया, क्या यार क्या बेवकूफ़ी है। अगला क्वेश्चन लो इंग्लिश वालों, पूरा इंग्लिश में, सॉरी। डैश इज अ स्प्रेडशीट्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज एंड मैकोस, है ना। डैश इज अ स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज एंड मैक OS के लिए उसने बनाई थी। तो डैश इज अ स्प्रेडशीट, क्या होती है स्प्रेडशीट, MS एक्सेल। मैंने बताया था MS एक्सेल क्या होती है, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, इनसे ही मिलकर बना होता है, MS एक्सेल हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोपशील स्मृति यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अनस्टेबल अस्थायी मेमोरी है ना। लोपशील यानी कि गायब हो जाती है, लोप यानी लोप हो जाना, किसी चीज़ का गायब हो जाना, है ना। वॉलेटाइल मेमोरी अस्थिर, ठीक है। तो कौन सी मेमोरी है, एस रैम, रैम दिख गया ना, क्योंकि फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है, अलग से बाहर से लगाते हैं, तो परचेज करके लगा रहे हैं, है ना। हार्ड डिस्क भी, है ना, बाहर से लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी है ना। डबल EP रोम, रोम आ गई तो भाई ऑल वो तो है ही है, मतलब स्टेबल मेमोरी है। नॉन स्टेबल क्या होगी, रैम, रैम का दिख रही है स्टैटिक रैम में, खत्म कहानी। लो मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि मेन IT एक्ट, जो हमारा मेन IT एक्ट था जो सबसे पहले बना था 2000 में बना था, मेन IT एक्ट कब आया था 2000 में। इसमें डैश सेक्शन है, तो इसमें कितने अनुभाग या सेक्शंस हैं, तो इसमें 94 सेक्शन है। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कम मिलते हैं क्योंकि ये पेपर के द्वारा ही पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये भी करा दी भाई। और बोलो और क्या चाहिए आपको, है ना।
ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराई आ रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है, यानी कि कंप्यूटर का जो ऑल वर्क कंप्यूटर कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सारी यूनिट्स होती है वो किस में होती है, तो सीपीयू में होती है ना। उसको कंट्रोल यूनिट किस में होती है, सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है आपका, मेमोरी होती है, सीपीयू में होती है। एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल समझ में आ रहा है ना भाई, एमएस एक्सेल में 12वीं स्तंभ यानी कॉलम, यानी 12th कॉलम, है ना, कॉलम 1 2 3 इस तरीके से कॉलम, और 5वीं रो, 5th रो, ऐसे 1 2 3 4 5वीं रो के प्रतिच्छेद पर स्थित, यानी कि इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे वो ऐसे ऐसे, और इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे, है ना, के प्रतिच्छेद पर स्थित सेल, है ना, सेल का निरपेक्ष पता, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, आ गया लो भाई, जहाँ पर वो मिल रहे हैं, कौन सा, 12वां कॉलम उठाना है, 5वीं रो उठानी है, उठाते हैं आप 12वां कॉलम 5वीं रो, और उसका एब्सोल्यूट एड्रेस बताता हूँ। एब्सोल्यूट माने, एब्सोल्यूट मैंने बताया था, एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब क्या है, जो भी लिखा हुआ है L5 होगी वो, है ना, L5। फिफ्थ रो तो L5 से डिनोट करेंगे, 12th, ABCD से लिखोगे तो 12th में L आएगा, तो उसको अगर हमें L5 को अगर एब्सोल्यूट करना है तो मैंने बताया था आगे दोनों के डॉलर लगा दो, इसके आगे डॉलर, इसके आगे डॉलर, बन गया। तो चलिए अब प्रैक्टिकल भी दिखाया था आपको, भाई क्लियर हुआ ना, लो आ जाओ। अरे यार बहुत टाइम लगता है इसमें, देखिए यहाँ से कौन सी थी, ये एल थी, एल, एल में कौन सी, फिफ्थ, है ना, ये रहा एल फिफ्थ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब देखिए यहाँ मैंने जैसे क्लिक किया, आपको देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए L5 आ गया, L5। अब मुझे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट करना है, इसको फिक्स करना है ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं L5 में, इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ डॉलर लिख दूंगा ना, डॉलर लगा दूंगा L5 के आगे, जैसे कि मैं इसमें यहाँ मैं लेता हूँ, मैं यहाँ इसको आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से एब्सोल्यूट एड्रेस वर्क करता है। मैंने आपको ये बता दी, L5 जो लिखा है ना, L5, इसको अगर एब्सोल्यूट तरीके से दर्शाना है तो L के आगे डॉलर, डॉलर L, $5 दोनों के आगे एक एक डॉलर लगा देने का। ठीक है, चलिए अभी आपको करके दिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन है तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, है ना, हार्डवेयर का पार्ट, निम्नलिखित में कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों, है ना, जो आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन जो चल रही हैं उनको एग्जीक्यूशन का जो काम होता है ना, बहुत सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, यानी कि कई सारे हार्डवेयर उपकरण हैं जैसे कीबोर्ड्स है ना, माउस है, इन सारे का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं इस एप्लीकेशन से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं एक्सेल का यूज़ कर रहा हूँ, इन चीज़ों का यूज़ करके आपको कर रहा हूँ ना, तो ये जो सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो इसके पीछे काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसमें नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, ना आपका माउस चलेगा, ना कीबोर्ड चलेगा, ना आपका लैपटॉप चलेगा, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, विंडोज़ डली है तभी तो आप चला पा रहे हैं। मोबाइल में क्या डाला है, एंड्रॉइड सिस्टम डाला तभी आप इसे चला रहे हैं। एंड्रॉइड सिस्टम निकाल दो, डब्बा हो जाएगा, काला काला दिखेगा, सब कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ हाँ आजा 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 आजा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट इन द मिडल इन MS वर्ड। कंट्रोल ही मैंने बताया था, आ जाओ लो दिखाता हूँ। मैंने ये तो बता ही चुका हूँ यार आपको, जब मैंने करा दी चीज़ें, है ना, आ जाओ दिखाते हैं, अलाइनमेंट दिखाते हैं। देखो चले यहाँ से मैं, अब देखना, एक मैं इसको नीचे करता हूँ, चलिए आपके लिए नीचे करा मैंने, इसको मैं ऐसे काटता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल, एल मान के चलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अभी कहाँ है, ये लेफ्ट में, ये होता है लेफ्ट लाइन, ठीक है, लेफ्ट में। अब मेरे को मिडिल में ले आना, तो ये होता है देखिए सेंट्रल लाइन, कंट्रोल प्लस ई दिख रहा होगा आपको, है ना, कंट्रोल ई तो कहाँ गया, यहाँ आ गया, है ना। अगर मैं कीबोर्ड से भी दबाऊंगा कंट्रोल ई तो यहाँ आ जाएगा। अब मुझे लेना है राइट में, है ना, राइट में लेना है तो कंट्रोल आर, राइट में गया। अब मुझे वापस लेफ्ट में ले आना, कंट्रोल एल, क्या हो गया, लेफ्ट में चला गया। तो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। एक और होता है इसमें जस्टिफाई, ये कब काम करता है, कंट्रोल प्लस जे के साथ, है ना, लेफ्ट के लिए एल, कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, मिडिल में चाहिए कंट्रोल प्लस ई। और अगर जस्टिफाई करना, जस्टिफाई का मतलब जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना हिंदी इंग्लिश में जो भी, तो एक लाइन लिख दी और दूसरी लाइन अपन ने यहाँ से स्टार्ट कर दी या पीछे का पार्ट छोड़ दिया, जैसे मान के चलिए ये यहाँ से स्टार्ट है ये वाली लाइन, ये यहाँ से आ गई, तो अगर मैं जस्टिफाई कर दूंगा तो ये एक एक लाइन में आएगी ऐसे ऐसे, बिल्कुल मतलब अभी देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू ब्लू ऐसे 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 गया है, अगर इसको एक लाइन में चाहिए तो मेरे कंट्रोल प्लस जे दबा दूंगा तो एक सीधी लाइन में आ जाएगी, ठीक है, जस्टिफाई हो जाएंगी वो चीज़, तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। चलिए इसको बैक कर देते पूरा,
आओ हो गया बैक, चलिए आते हैं। तो यार आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, कौन सी स्पेशलिटी कंप्यूटर की बहुमुखी मल्टीपर्पज विशेषता को निरूपित करती है? यानी कंप्यूटर की ऐसी कौन सी स्पेशलिटी जो उसकी मल्टीपर्पज स्पेशलिटी को जो है दर्शाती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक साथ कई सारे काम करता है। मैं कितने सारे काम कर रहा हूँ उसमें, कीबोर्ड भी चला रहा हूँ, माउस भी चला रहा हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कितने सारे काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज़ का एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता। इसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी, मल्टीपर्पज़ स्पेशलिटी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक क्वालिटी कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित होती है? जो हमारी टी कुंजी है, टी ये वाली, इसके जस्ट लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सी आर है भाई, लेफ्ट लेफ्ट ही तो बताना। लो इसी में से आंसर है, नहीं है तो भाई कीबोर्ड उठा के वहाँ कीबोर्ड में देख लेते हैं कि कौन सी कुंजी है। ये हमारे मानक कीबोर्ड होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, मानक का मतलब स्टैंडर्ड। तो आंसर हो जाएगा यार, मजा आ रहा भाई, लाइक कर देना। चलो आ गया, देखो सम वाला फॉर्मूला अब आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? कौन सा सूत्र हमारा सम इक्वल टू लगा, देखो सम के आगे क्या लगा, इक्वल टू, एक सेकंड रुकिए, देखिए सम के आगे क्या लगा दिया इसने, इक्वल टू लगा के दे दिया। दिख रहा होगा ना आपको, सम के आगे क्या लगा, इक्वल टू लगा है। और उसके बाद ब्रैकेट है इस तरीके से, पहले फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूले में क्या था, केवल सम इक्वल टू सम ब्रैकेट था। उसके अंदर अब वो पूछ रहा है कि दो लिखा है, कॉमा 1 की पावर 2, इसको पावर बोलते हैं, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिखा है। जब इसको सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। मैंने आपको करके भी दिखाया था, फिर करके दिखाया था। चलो आओ, लो ये लिखा है देखो, मैंने वही लिखा है सम, बट इक्वल टू नहीं लगाया। अब मैं इक्वल टू लगाया था जिससे फॉर्मूला ये कंप्लीट हो जाए अपना। लो इक्वल टू लगा दिया, सम है 2, 1 की पावर 2 कॉमन है ना। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाली चीज़ को, तो वही निकल गया। अब मैं इसको एंटर मार रहा हूँ, आ गया 3, क्या आ गया ये देखो 3 आ गया ना, आ गया 3। तो दिस इज कॉल्ड MS एक्सेल। ओके चलिए वापस चलते हैं, आ जाओ भैया आ जाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो आ गया ना, 3 आगे कैसे, आगे और भी फॉर्मूले बताऊंगा आपको, तो ये ध्यान रखना अगर आपके में पेपर में आया तो। इंटरनेट निम्न में से सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का है? तो ये वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। मुझे लगता है इंटरनेट बस क्या है, इंटरनेट जो हमारा वो एक विशाल नेटवर्क है ना, क्या है, बड़ा नेटवर्क है, बिग नेटवर्क है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है ना, इंडिया, अफ्रीका, चाइना, मलेशिया, अमेरिका, सब जगह फैला हुआ है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपका एक कोई ऑफिस है, कोई कॉलोनी, तो वहाँ लेन काम करेगा। कोई एक बड़ी सिटी है जैसे दिल्ली वगैरह, तो वहाँ मेन काम करेगा, मेट्रोपॉलिटन। बट अगर कोई पूरा एक राज्य कंट्रोल करना है उसके थ्रू, तो वहाँ हमको काम करेगा वैन। या कोई एक पूरा शहर जो मेट्रो सिटी नहीं, मेट्रो सिटी में तो मैन आ जाएगा, पर जो मेट्रो सिटी नहीं वो वैन ही काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। चलिए MS पावर पॉइंट 2016, MS पावर पॉइंट 2016 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मैंने बताए थे, और इसका तो मैं कितनी बार चिक चिक के बताया था। 2007 तक क्या था, डॉट PPT। वो पूछ रहा है 2016 में बनाई गई, मैंने बताया था 2010 के बाद जितने भी पावर पॉइंट आए उसका एक्सटेंशन होता है डॉट PPTX। यहाँ फंस जाओगे तुम जब तक वो लैंग्वेज नहीं समझोगे। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन कराता हूँ, और सारे बता दी कि 2007 तक हमारा था डॉट PPT या डॉट DOC, है ना, डॉट DOC, है ना, ये था डॉट XLS है ना, ये था। बट 2016 के बाद से क्या है, इसमें एक्स जुड़ना शुरू हुआ, इसमें एक्स आ गया, इसमें एक्स आ गया, इसमें एक्स आ गया, है ना। तो एक्स जोड़ देना बस 2016 के बाद, बाकी सारे सेम है ना। हो गया काम अपना। बस ध्यान रखना इस चीज़ का, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी आपको कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ आपको। अब आपको लग रहा हो कि आप मैं जो पढ़ाता हूँ काम आ रहा है। MS एक्सेल में डैश सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल की सामग्री या कंटेंट को प्रदर्शित करती है ना। तो MS एक्सेल में जो हमारी एक्टिव सेल है उसमें जो कंटेंट है हमारा, उसको कौन प्रदर्शित करता है? कंटेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ नाम की बात नहीं कर रहा, उसमें क्या सामग्री लिखी हुई है, क्या मैटर उसमें लिखा हुआ है, उसको फॉर्मूला वार दर्शाती है। क्या फॉर्मूला वार, नाम नहीं पूछ रहा, कंटेंट क्या है। आओ दिखा देता हूँ, चलो देखो ये आ गया। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ क्लिक है तो यहाँ नाम दिख रहा है C7। अब मैंने देखिए यहाँ F4 पर क्लिक किया, है ना। चलिए यहाँ क्लिक करता हूँ 3 पे, यहाँ 3 तो रिजल्टेंट है। E4 क्या है, उसका नेम है, बट उसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये देखिए FX में दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में। ठीक है, फॉर्मूला बार। मैंने एड्रेस बताया, एड्रेस पूछा था ना, एड्रेस कहाँ होता है, एड्रेस बोल लो, नेम बॉक्स बोल लो, वो होता है यहाँ पर। जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कौन सी सेल में पकड़ा हुआ हूँ अभी, E4 पकड़ा हूँ, और इसमें जो फॉर्मूला है
है ना, वो कहाँ पर है कंटेंट, या इसमें जो भी कंटेंट हमारा है वो कहाँ पर है, फॉर्मूला बार में। इसको फॉर्मूला बार, इसको नेम बार यानी एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बिल्कुल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर चार्ज लीक की समस्या पाई जाती है और इसे लगातार रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता होती है। चार्ज लीक की समस्या किसमें पाई जाती है और इसे रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये होती है आपकी डी रैम में। अब ये आंसर किस तरीके से लगाया गया, अब मैं बता रहा हूँ। कैश मेमोरी, तो ये तो फास्टेस्ट मेमोरी होती है सबसे, ठीक है, तो इसमें लीक की समस्या तो होनी नहीं चाहिए। फ्लैश मेमोरी हम बाहर से लगाते हैं इसमें वीडियो की। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो भाई स्थित है, स्टैटिक है ना, स्टेबल है, तो इसमें तो लीक होगा ही नहीं। अब जो स्टेबल नहीं होगा, है ना, जो मतलब बार बार उसको चलने फिरने की आदत है, तो वो लीक होगा, सीधी सीधी बात है। जो चल रहा है बार बार, यानी नल खुला है तो कहीं ना कहीं नल में अगर छेद है तो वो लीकेज है, नल अगर सही से बंद है तो स्टैटिक है वो, है ना। तो डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक यानी गतिशील, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, जो गति में है जो चीज़, वो जो गति में चल रही है तो उसी में चार्ज लीक की समस्या होगी ना। जो स्टैटिक है यानी कि स्थित स्थित रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम, जो स्टैटिक है जो रुकी हुई है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकार्यन यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऐसा कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका पूछने का मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो देखिए लाइनेक्स मल्टीटास्किंग करता है, यूनिक्स मल्टीटास्किंग करता है, विंडोज 7 मल्टीटास्किंग मैं कर ही रहा हूँ इसमें, ठीक है, विंडोज़ में। तो एम एस डॉस क्या है, ये मल्टीटास्किंग नहीं करता, ये सिंगल टास्किंग करता है। और ये जो एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो आपके इतने भी ये सारे जो सॉफ्टवेयर ना, ये GUI पर आधारित होते हैं। किस पर, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट जो एम एस डॉस होता है, मैंने आपको बताया था, थ्योरी कराई थी, ये CUI पर आधारित होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यानी इसमें कैरेक्टर काम करते हैं, कैरेक्टर के थ्रू ये काम करेगा। GUI में हम आइकन्स के थ्रू काम करते हैं, जैसे ये आइकन्स है तो मैं इनके थ्रू काम कर रहा हूँ। बट अगर एम एस डॉस में काम करेंगे तो आपको वहाँ पर वर्ड टाइप करने ही पड़ेंगे, आप ऐसे क्लिक करके नहीं जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड, तो एम एस डॉस क्या है, ये मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। हम किस में कर सकते हैं, लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज 7। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला, आओ देखो ये आ गया क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन, आओ देखते हैं। सेल रेंज, ये भी मतलब पूरा वो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। सेल रेंज F4 से P10 में कुल कितनी सेल्स मौजूद है। आ गया भाई, देख लो 77 है, और मैं काउंट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काउंट करोगे आप, है ना, है ना, मैंने बता दिया किस तरीके से होता है चीज़ों को। अब आप देखते हैं F4 से P10, चलो आओ देखते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही बना के रखा ऑलरेडी, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले क्लास बनाई थी तो लगभग 2-3 घंटे लगे इस क्लास को बनाने में। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें खुली हुई हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये शायद चीज़ें आपको दिख रही होंगी। F4, जो देखिए F ऊपर येलो से हाईलाइट है, यहाँ 4 हाईलाइट है, और जहाँ मैंने क्लिक किया दैट इज कॉल्ड F4, है ना। F4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, F4 ही लिखा हुआ है, तो F4 ही दिखेगा। फार्मूला बार में देखिए, फार्मूला बार भी लिखा हुआ दिख रहा है, और एड्रेस बार या नेम बॉक्स, देखिए नेम बॉक्स भी लिखा रख रहा है वहाँ पर भी F4, क्योंकि F4 तो वो सेल ही है खुद, है ना, उसका नेम बॉक्स है। तो ये दिख रहा है F4 से हमें कहाँ तक लेना है, P10 तक। तो F4 और ये P10, ये क्या है, P में 10, तो देखिए को ऊपर P दिख रहा होगा, यहाँ 10 दिख रहा होगा, तो ये P10। तो उसका उसका बोलने का ये था कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये नीचे नहीं हो रहा, एक सेकंड रुकिए, इसको करते हैं अपन, ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसा, एक सेकंड रुकिए, जेड, ये कितनी टोटल सेल्स हैं। एक सेल्स क्या होती है, आपको दिख रहा होगा ना, एक सेकंड, सेल्स क्या होती है, ये देखो, ये स्क्वायर बना है छोटा सा, इसको बोलते हैं एक सेल, वन सेल। टोटल कितनी सेल है F4 से, तो F4 से हमने स्टार्ट किया यहाँ से, P10 तक जाएंगे, P10 तक आप वहाँ पर भी इसको डायग्राम बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही निकाला था इसका आंसर, ठीक। तो F4 से आप जाएंगे, पहले तो 10 तक ले लो ऐसे, क्योंकि 10 तक तो हमें काउंट ही करना है ना, या P तक ले लो ऐसे, P तक, और P में 10 तक चले जाओ। तो P में अगर F4 तो फिक्स है, F4 से ऊपर नहीं जा सकते, F4 से नीचे ही जाओगे, तो 4 से 10 के बीच, F4 से P10, तो 4 से 10 के बीच, है ना। देखिए जो ABCD होती है वो आपका बताती है कॉलम, ABCD क्या बता रही है, कॉलम, एक ऐसे कॉलम वाले, जो नंबर्स होता है वो आपका रो दर्शाता है, रो। ABCD कॉलम को दर्शाएगी, जो नंबर्स होंगे वो आपकी रो को दर्शाएंगे। तो चौथी रो, 1 2 3, चौथी रो 10, उसके बाद 5 6 7, तो 4 से 10 तक जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, कितनी, 7 रो गई, 7 तो रो गई। अब क्या करना है, F से लेकर P तक जाना है, तो F से P तक कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11, 11 कॉलम हो रहे हैं, 7 रो हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर दो 11 × 7 77, तो ये 77 है टोटल, एक दो ऐसे गिनोगे ना तो 77 है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करनी होती है चीज़ें। मज़ा आ गया? चीज़ें समझ में आ रही है लाइक कर देना ठीक वीडियो। ठीक है, ये होगा 77 आंसर। जब आप एक ठीक है, जब आप एक नई एम एस पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें डैश स्लाइड या स्लाइड होती है। जब आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो उसमें कितनी आपको जो स्लाइड्स हैं वो पहले से दी जाती है, ये पूछ रहा है वो, है ना। हाउ मैनी स्लाइड्स यू गेट व्हेन यू ओपन एम एस पावर पॉइंट इन फर्स्ट टाइम। इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ ना भाई, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है आपके लिए कर रहा हूँ कोशिश, आप लोग बोलते तो आपके लिए कर देता हूँ। चलिए, तो देख लेते हैं भाई, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एक स्लाइड होती है वैसे तो, इसका आंसर क्या है? एक है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट को जब आप खोलेंगे तो एक ही स्लाइड आपको दिखाई देगी। ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया, प्रैक्टिकल करके बताओ, मज़ा नहीं आया। पावर पॉइंट खोलेंगे, पावर पॉइंट ये मैंने खोल के रखा था, मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ। लो दोबारा ओपन करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कितनी स्लाइड दिख रही है? ये होती है स्लाइड्स, दिख रही है स्लाइड, है ना। ये स्लाइड्स कितनी है? एक दिख रही है ना, एक, है ना। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा था, इसमें मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी है नीचे। मैं यहाँ ऊपर नहीं करूँगा, यहाँ लिखा है ना न्यू स्लाइड, मेरे को यहाँ से नहीं करना है भाई, मेरे को करनी है शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की बताओ, तो कंट्रोल के साथ एम, क्या दबाओगे? कंट्रोल के साथ एम, रुक जाओ भाई, कंट्रोल के साथ एम दबाता हूँ मैं, देखिए दूसरी स्लाइड आ गई, एक और ऐड कर लो कंट्रोल के साथ एम, कितनी कर लो ऐड, जेड से वहाँ पे चला जाता हूँ। हो गया। अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक नई शॉर्टकट की के थ्रू एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, नई स्लाइड, दैट इज कंट्रोल प्लस एम। नई स्लाइड कंट्रोल प्लस एम, एम से होगी नई स्लाइड ऐड। ठीक है। और अगर नई फाइल चाहिए, पूरी फाइल ही नहीं चाहिए, पूरे एम एस एक्सेल की फाइल नहीं चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एन, देखो यहाँ दो स्लाइड खुली, कंट्रोल प्लस एन दबा रहा हूँ, नई फाइल खुल गई। अब दो फाइल खुली हुई है, देखिए प्रेजेंटेशन 2 दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे दिखाता हूँ, देखिए कितनी फाइल खुली है, दो, एक दो दिख रहा है, एक दो, इसमें दो स्लाइड थी अपनी। तो स्लाइड ऐड होगी कंट्रोल प्लस एम से, फाइल ऐड होगी। देखो कोई चीज़ नई, मतलब बिल्कुल नए सिरे से खोल दिया अपन ने, तो यानी कि नए सिरे से खोला तो क्या होगा? एन। नए सिरे से ही तो खोला ना अपन को, बिल्कुल नई चीज़ खुली तो कंट्रोल प्लस एन। अब हमने क्या करा, पहले से खुली थी, हमने उसमें एक स्लाइड और जोड़ दिया, यानी हमने क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया। तो इस तरीके से आप क्या क्या चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, कि अगर हमें एक और स्लाइड जोड़नी है, यानी कि हमने उसमें मॉडिफाई कर दिया, एक की जगह दो कर दी, तो कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मॉडिफाई, कंट्रोल प्लस एन, एन यानी नई फाइल बना दी भाई, तो कंट्रोल प्लस एन। समझ में आ रही है? चीज़ें क्लियर हुई? चलो, अब इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ फिर, ढूंढ सेव करके इसको भी क्लोज कर दो। तुमने खुलवा तो दिए दो इतनी सारी चीज़ें, है ना। चलो क्लियर करते हैं, अगला पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैंने ऊपर बता दिया था आपको, लाइनेक्स जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ओपन सोर्स का इसमें कोई भी मतलब कहीं से भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकता है, बट इनमें नहीं कर सकता, ये क्लोज होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर उसने फिर से लैंग्वेज का बंटाधार कर दिया उसने, मतलब क्वेश्चन कुछ है नहीं है, लैंग्वेज का भौकाल बनाए जा रहे हैं। जॉन फिर आ गया, लो जॉन, ये मेरी शिफ्ट है, जो तीसरे नंबर की शिफ्ट थी ये मेरी थी। ठीक है, ये मैं अपनी शिफ्ट का आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना चाहता है, यानी जॉन जो है भाई अपने सभी दोस्तों को पार्टी दे रहा है, इनवाइट कर रहा है। वह निम्नलिखित में से किस एम एस वर्ड फीचर का उपयोग करके दक्षता से निमंत्रण पत्र तैयार कर सकता है? तो वो कौन से एम एस वर्ड देखिए हाईलाइट कर दिया, एम एस वर्ड की किस फीचर का यूज़ करेगा जिससे उसको एफिशिएंसी के साथ कम टाइम में एक साथ 20 लोगों को, 15 लोगों को वो अपना जो आपका इनविटेशन है वो भेज सके, है ना। तो जॉन किस एम एस वर्ड के फीचर का यूज़ करके एक लेटर जो भेजना चाह रहा है वो अपने सभी दोस्तों को भेज दे, वो भी कम समय में एफिशिएंसी के साथ? तो वो कौन से फीचर्स का यूज़ करेगा? स्मार्ट आर्ट का करेगा, मेल मर्ज का करेगा, हाइफनेशन का करेगा, या क्रॉस रेफरेंस? तो सही आंसर होगा मेल मर्ज का। मेल मर्ज इन द सेंस, इसका मतलब होता है मेल मर्ज का कि हमने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मेल उसका नाम डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, बाकी सबको भेज, तो मेल मर्ज कर देगा और सबके नाम डाल देगा, और एक ही बार में वो सारी जो फाइल है वो सबको पहुंच जाएगी ना। मेल मर्ज का ये होता है। ठीक है, तो चलिए ये कहाँ दिखती हैं सारी चीज़ें, अब मैं इसका यूज़ भी दिखाता हूँ आपको, लो आ जाओ, कि स्मार्ट आर्ट कहाँ मिलेगा, मेल मर्ज कहाँ, हाइफनेशन का, क्रॉस रेफरेंस कहाँ मिलेगा। आओ क्वेश्चन ही खोल लेते हैं अपन नीचे जाके, चलो इसका नीचे जाते हैं ना अपन। लो आ जाओ,
ये आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। देखिए, जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण मंत्र भेजना चाहता हुआ एमएस वर्ड के किस फीचर का उपयोग करेगा? स्मार्ट आर्ट का करेगा क्या? स्मार्ट आर्ट क्या होता है देख लेते हैं। तो आप यहाँ टैब्स पे जाएंगे तो फाइल, होम और इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ देखिएगा, देखिए स्मार्ट आर्ट ये रहा। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये सारे जो इसको बोलते हैं फ्लोट चार्ट्स वगैरह बोलते हैं ना। फ्लोट चार्ट्स टाइप के होते हैं, हायरार्की प्रोसेस आपको बताना है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक्स में बताना है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट तरीके से पढ़ाना है ना, वो चीज़। हाइफनेशन, हाइफनेशन भी आपको पेज लेआउट में मिलेगा। मतलब पेज लेआउट में हाइफनेशन है ना, ऐसे हाइफन लगा देते हैं ना, ABC इस तरीके से। वो क्या होता है, वो ऐसे तो मतलब अपन लिख रहे हैं, वो आधा कट के नीचे आता है तो वो हाइफनेशन जोड़ के उसको ऐसा कर देता है, यानी कि उसका मतलब कंटिन्यू में हुआ है ना। तो वो चीज़ होती है। ठीक है, लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, टर्न ऑन हाइफनेशन विच अलाउज वर्ड टू ब्रेक लाइन्स बिटवीन द सिलेबल्स, है ना, सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स, है ना, वर्ड्स के सिलेबल्स में जो बिटवीन द लाइन। आपने कई बार कॉपी में लिखा हुआ, जैसे आधा वर्ड आ गया एलिफेंट में, LEPH, PH तक आ गया, ENT लिखना है तो आप लिख तो दिए, उसके आगे आप ऐसे हाइफन कर देते थे, नीचे लिख देते थे। वही चीज़ है इसमें हाइफनेशन, तो वो भी काम नहीं करेगा। क्रॉस रेफरेंस कहाँ होती है? तो क्रॉस रेफरेंस आपके रेफरेंस में जाएंगे तो वहाँ क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस। मेल मर्ज, मेलिंग में जाएंगे, मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, है ना, सेलेक्ट अ मेल मर्ज। देखिए यहाँ लिखा है, अरे भाई रुक जाना, सेलेक्ट अ मेल मर्ज टू क्रिएट अ फॉर्म लेटर विच यू इंटेंड और प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम्स सेंडिंग ईच कॉपी ऑफ अ डिफरेंट रेसिपिएंट। ठीक है, तो मेल मर्ज करेंगे ना तो सेंडिंग ईच कॉपी ऑफ डिफरेंट रेसिपीज ऑफ मल्टीपल टाइम्स, दिस इज कॉल्ड मेल मर्ज। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ बता दी, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। मेल मर्ज चाहिए मेलिंग्स में मिलेगा, क्रॉस रेफरेंस चाहिए रेफरेंस में मिलेगा, हाइपरनेशन चाहिए पेज लेआउट में मिलेगा, आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, ये आपको इंसर्ट में मिलेगा, है ना। ये मेन्यू बार होती है पूरी, ये टैब्स होती हैं। ऊपर का होता है कंप्यूटर जी के प्रीवियस ईयर पेपर, ये होता है आपका टाइटल बार, नीचे होता है आपका स्टेटस बार। भाई बोला नहीं यार, तो चलो करते हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, आइए। पहचाने की, ये तो इम्पोर्टेंट सिंपल है, पहचाने की कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक तो मैंने बताया था, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज होती है, आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। भाई कहाँ लगी है बताना, कहाँ लगी है इसमें जॉयस्टिक? तो हाथ में पकड़ के खेलते हैं ना ऐसा। ये मान के चलो जॉयस्टिक है, ऐसे ऐसे करते हैं, सेंसर लगा होता है, स्क्रीन में मारते हैं, तलवार में लगा मारो, इसको बोलते हैं अपन जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। भाई आउटपुट क्या निकल रहा है इससे, मेरे को आउटपुट बता दो, इससे क्या बाहर निकल रहा है? अंदर ही जा रहा है ना, सेंसर से अंदर चीज़ें जा रही हैं तो अंदर चला है, इनपुट इनपुट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या सही हो गया? असत्य, असत्य। लो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलो। ठीक है, ये मैं 2019 करा रहा हूँ, जब 2022 के कराऊंगा ना, वो उड़ जाएंगे भाई, इतना खतरनाक पेपर बना दिया था। टेबल टेबल घुसेड़ दी MS वर्ड की छाप के पेपर में, वो तो अभी देख ही नहीं पाओगे आप उसका तो। ठीक है, निम्नलिखित में से, हाँ ये करनी है ना, निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है। मैंने बताया था क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट होता है क्लिपबोर्ड में। एक और फीचर्स होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर, वो भी आपका क्लिपबोर्ड में पाया जाता है। और कौन सा नहीं होता है, तो फॉन्ट साइज नहीं होता है, ये आपका होता है फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके फॉन्ट साइज। बाकी कॉपी पेस्ट ये तो मैंने आपको बताते रहता हूँ, कॉपी पेस्ट का होता है क्लिपबोर्ड में जाके। तो ये एक एक और ऐड कर लेना, फॉर्मेट प्रिंटर, ये भी आपका क्लिपबोर्ड का जो कमांड सेक्शन होता है आपको वहाँ पर देखने को मिलता है MS वर्ड 2016 की होम टैब में। ये भी दिखाए तो लो, आओ आ जाओ दिखाई देता हूँ तुम्हें। होम टैब पे चलते हैं अपन, MS वर्ड होम टैब, ये रहा होम टैब पर गया। यहाँ देखिए, देखा ये क्लिपबोर्ड, देखा क्लिपबोर्ड सेक्शन दिख रहा है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, चार सेक्शन है, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉन्ट कहाँ था? फॉन्ट यहाँ फॉन्ट वाले में देखिए, फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रैक्टिकल करने का अलग ही मज़ा है। मैं जो चीज़ कराता हूँ ना, आप भी अगर खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है चीज़ों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, कितनी बार बताया हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल की। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है, कंप्यूटर की इस विशेषता को इस किस नाम से आता है? कंप्यूटर की ऐसी स्पेशलिटी वो पूछना चाह रहा है जिससे वो अ, हमसे तेज काम करता है ना। कौन सी ऐसी स्पेशलिटी जिससे कंप्यूटर जो है जो ह्यूमंस है उनसे फास्ट काम करता है, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, है ना। तो कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है, कंप्यूटर की इस विशेषता को किस नाम से जानता है? तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एक्यूरेसी से तो ह्यूमन भी करता है ना, मेहनत तो ह्यूमन भी करता है, वर्सैटिलिटी तो ह्यूमंस में भी होती है, बट एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ह्यूमन कम कर देता है। जैसे अगर वो 5 घंटे से अगर मानव काम कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वैसे अगर उसको दे दिया कि भाई ये पूरा डाटा बना दे, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर ही देगा।
मशीन नहीं करेगी। मशीन वही करेगी जो आप उसको डालोगे। मिस्टेक आप ही कर रहे हो, मशीन नहीं कर रही, मशीन तो सही ले रही है। तो मशीन कभी भी क्या करेगी, एफिशिएंसी से काम करती है, ह्यूमंस की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होती है मशीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से इसको करते हैं। चलिए आ गया, लो आ जाओ। निम्नलिखित एम एस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या हुआ। लो, एवरेज इक्वल टू लगा के फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है, मैंने बताया एवरेज करना उसको किसका, 1029 का। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ के नंबर से डिवाइड, किस किस को जोड़ेंगे, एक को, जीरो को, दो नो, कितने 12 हो गया टोटल। कितने नंबर से, चार, चार से डिवाइड दो, कितना आंसर आ जाएगा, 3। क्या आंसर है, 3। आओ एम एस एक्सेल में चलते हैं, आ जाओ करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल की वाकई में ऐसा होता है क्या, है ना। ये फॉर्मूला तो जो नॉर्मल आप कॉपी पे भी कर सकते थे, बट मैं करके दिखाऊंगा। कहाँ है भैया, ये है क्या, क्या बोला था उसने, एवरेज करके है ना, 1,2 आओ करके ही दिखा देता हूँ। आओ चलो नीचे की ओर चलते हैं, थोड़ा यहाँ लेते हैं, मैं इक्वल टू लगाता हूँ और एवरेज लिखता हूँ, एव है ना, रेज लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ। मेरे को क्या डालना है, 2, सॉरी 1,0,2,9, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब मैं एंटर दबाने की कोशिश, देखिए ऊपर क्या दिख रहा है, ये एड्रेस है, नेम बॉक्स, ये उसका फॉर्मूला, कंटेंट, क्या आ गया आंसर, 3 आ गया। वही चीज़ है, ऊपर देखो आ गया फॉर्मूला के, E30 नेम बॉक्स। भाई रट गई होंगी अब तो चीज़ें, कौन सा नेम बॉक्स होता है, कौन सी क्या चीज़ होती है ना। चलो तो 3 आंसर हो गए, बढ़िया। आ जाओ चलो, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर की सभी अंकगणिती और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है। तो किसमें सभी अंकगणिती यानी कि अर्थमेटिक और तर्क संचालन, है ना, लॉजिकल हार्डवेयर इकाई पाई जाती है, हार्डवेयर यूनिट्स पाई जाती है। तो सीपीयू में होती है, मैंने बताया एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट्स हो गया, आपके मेमोरीज हो गई। ठीक है, ये पानी भी नहीं रखा मेरे लिए पीने के लिए, चलो इसको कंप्लीट करते हैं यार, है ना। मेमोरी के संबंध में CDR, लो फिर आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये भाई पीछा नहीं छोड़ना, 3 शिफ्ट में 3 बार टपक गए लो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होते हैं भाई, है ना। इस क्वेश्चन ने पीछा नहीं छोड़ा कहीं पे भी। आ जाओ अगला करते हैं कि देखते हैं, चलो, है ना। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में बड़ा हो जाए ना, है ना। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज। मैंने आपको सेव एस पढ़ाया था। सेव एस का मतलब होता है F12 से आप करते हैं, F12 शॉर्टकट की सेव एस होता है। सेव एस का मतलब है कि मुझे यही PDF जो मेरे सामने खुली है, अगर मैं इसमें F12 दबा दूँ एट ए टाइम, लो दबा के दिखाता हूँ, लो F12 दबा दिए मैंने, अच्छा F12 दबाइए, अच्छा इसमें ये काम नहीं करेगा। मैं आपको वर्ड फाइल खोलता हूँ, देखिए ये मेरी खुली है। अगर मुझे इसमें कुछ करेक्शन करके अगर डायरेक्ट सेव करना है तो मैं डायरेक्ट Ctrl+S दबाऊंगा, पर मुझे सेव एस करना है, इसे दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करना है। मैं F12 दबाता हूँ कीबोर्ड से, ठीक है, देखो कीबोर्ड दिख रहा है, F12 दबाऊंगा, F12 दबाया, सेव एस डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैं इसे दूसरे, मान के चलिए OS में अभी नेटवर्क में कर दूँ इसको, नेटवर्क में यहाँ पर नाम बदल दूँ, कुछ भी लिख दूँ, न्यू लिख दूँ, और मैं इसको सेव कर दूँ। यानी कि सेव एस का मतलब होता है इसी फाइल को किसी दूसरी जगह किसी दूसरे नाम से सेव करना, दैट इज कॉल्ड सेव एज। और केवल सेव करना यानी कि इसी फाइल को उसी जगह पे उसी नाम से सेव करना। आजा भाई आजा, ठीक है समझ गए होंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। FAT16 फाइल सिस्टम में अधिकतम मैक्सिमम फाइल साइज कितना था। तो फाइल एलोकेशन टेबल 16 में फाइल सिस्टम जो है 16, FAT16 फाइल एलोकेशन टेबल 16 में फाइल सिस्टम जो है इसमें कितने मैक्सिमम साइज की जो फाइल है वो आ सकती है। तो इसमें 4 GB की फाइल आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना बिल्कुल। FAT16 में 4 GB की फाइल जो है वो आती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लो ये फिर से आ गया, देखो इतना परेशान किया इसने, क्वार्टी कीबोर्ड पर क्यू के ठीक नीचे वाली कुंजी। अब ये नहीं बता पाओगे तुम, अगर इसमें तो नीचे पूछ ली ना, राइट लेफ्ट पूछा तो बता देते। इसका भी जवाब है, जब आप पेपर देने जाओगे ना, कीबोर्ड का यूज़ करना, दिमाग चलाना, वहाँ कीबोर्ड रखा होता है, वहाँ देखो क्यू के नीचे क्या है, क्यू के नीचे ए है, क्यू के नीचे ए लगा दो, आ गया आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम या भिन्न को चुनिए, है ना। इनमें से कौन सा डिफरेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, वो चूज करना है हमें, है ना। कंपाइलर ये क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम को, है ना, या जो लो लेवल प्रोग्राम है उनको मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करना। इंटरप्रेटर इसका भी काम है हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करना, ठीक है, या मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल में। असेंबलर का काम क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज
लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना, ये बेसिकली कन्वर्टर होते हैं, है ना, किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बट जो वर्ड प्रोसेसर है, जैसे MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेस वर्ड का काम हो रहा है उसमें, है ना, ये क्या है, ये सारे चेंजेस करने वाले हैं ना, किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले कन्वर्टर है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी एक जैसे हो जाएंगे, वर्ड प्रोसेसर आपका अलग हो जाएगा। चलो आ जाओ। MS एक्सेल वर्कबुक में वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है, तो MS एक्सेल में डैश वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है, क्या करता है, टाइटल बार। मैंने वर्कबुक का नाम बताया ना, नहीं बताया, आ जाओ। अरे अरे अरे, ये देखो, दिख रहा, ये मेरा वर्कबुक है, ये खुली हुई वर्कबुक, मतलब वर्कशीट का समूह 1 2 3, ये पूरी वर्कबुक है। इसका नाम कहाँ पर शो हो रहा है, तो मैंने बताया था आपको टाइटल बार पर, ये रहा न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसका ये नाम है ना। तो ये कहाँ शो हो रहा है, क्लियर करते हैं, वापस चलते हैं, आओ। ये कहाँ शो होता है दोस्तों, कहाँ शो होता है, टाइटल बार में। ठीक है, ऊपर वाले को टाइटल, नीचे वाले को स्टेटस बार, नेम बॉक्स पता ही हो गया होगा, फॉर्मूला बार भी आपको पता हो गया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से आ जाओ, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये तो मैंने ऊपर भी बताया था कि MS DOS जो है, इसमें सिंगल टास्किंग होती है, मल्टी टास्किंग नहीं होती। विंडोज़, यूनिक्स, iOS इसमें मल्टीटास्किंग होती है। MS एक्सेल में एक डैश में बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट अभी बता के आया हूँ, पूरी क्या आती है, वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर क्या होती है, वर्कशीट। एक किताब के अंदर क्या होते हैं, पन्ने होते हैं बहुत सारे, तो वही समझ लो, बुक की बात कर रहा है ना। बुक में क्या होंगी, शीट्स होंगी, आंसर हो गया, है ना। तो वर्कशीट होती है बहुत सारी, किसमें, वर्कबुक में। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलो फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम पर संसाधन प्रबंधन, जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, CPU प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा मैनेजमेंट पार्ट है जो कि आपका मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, CPU का मैनेजमेंट करता है, उसकी प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ तो वही, उसी पर लोड है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर नहीं होगा, कुछ भी आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी, है ना। चलिए, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, इसको होते हैं बायूस, BIUS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में, न्यू फाइल बनाना है, न्यू, नॉट स्लाइड। MS पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल। न्यू यानी एन फॉर न्यू, कंट्रोल के साथ न्यू, कंट्रोल के साथ न्यू, याद हो गया, कंट्रोल के साथ न्यू। स्लाइड जोड़ना है, स्लाइड कंट्रोल+M, मॉडिफाई करना है, एक थी दो करना है, मॉडिफाई कंट्रोल+M, हो गया याद। चिल्लवाओगे तुम मेरे को, और कुछ नहीं भाई, आ जाओ। निम्नलिखित MS एक्सेल में सूत्र का आउटपुट क्या हुआ, सीलिंग लगा दी और 18 क्या क्या आ गया। एक होता है सीलिंग, एक होता है फ्लोर। इसकी ट्रिक मैंने ही बनाई है, देखो क्या ट्रिक बनाई है, आओ अभी रट जाएगा, देखो कैसे रटेगा। बोला MS एक्सेल फॉर्मूले का आउटपुट क्या हुआ, ये फॉर्मूला लगा दी, इक्वल करके सीलिंग लगा दी, वो 18,7 लिख दिया उसने। अब इस फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा, जब आप इसे वही एंटर दबाएंगे, लिख के उसमें क्या क्या है, इसका परिणाम निकल के आएगा, तो 21 निकल के आएगा। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया यार, 18 या 7 है, जोड़ भाग गुणा बढ़, कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं लगेगा इसमें। इसका यही तो फॉर्मूला, एक होता है फ्लोर, एक क्या होता है फ्लोर। इक्वल टू लगा दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू FOOR फ्लोर, और वही ब्रैकेट में फिर से मैं 18,7 लिख देता हूँ, लो 18,7 लिख देता हूँ, लिख दिया। हाँ, तो इसका मतलब होता है, ये तो फॉर्मूला, सीलिंग का मतलब होता है, ये होता है आपका नंबर, ये जो 18 लिख रहा है ना, 18, ये होता है नंबर, ये होता है इसका सिग्निफिकेंस। जो लास्ट नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस। तो जो लास्ट नंबर है ना, सिग्निफिकेंस, ये क्या करता है, ये इसमें अपना मल्टीपल ढूंढता है। 18 में, 18 में मल्टीपल ढूंढता है, तो 18 तो है नहीं, 18 के पहले मिलेगा एक आपको 14, वो 18 के बाद एक मल्टीपल मिलेगा 21। तो 7 जो है लास्ट वाले नंबर, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस, लास्ट वाले नंबर को अभी दिखाऊंगा। तो ये 18 में अपना क्या ढूंढेगा, मल्टीपल ढूंढेगा, 18 के सबसे नज़दीक वाला। बट इसमें फॉर्मूला लगा सीलिंग। सीलिंग क्या होता है, सीलिंग फैन जो ना, सीलिंग फैन छत पे लगती है, सीलिंग भी छत में होती है। फ्लोर, फ्लोर का होता है, फ्लोर तो जमीन में होता है ना। अब आइडिया लगेगा देखो आपको, सात सात क्या सिग्निफिकेंस, तो इस नंबर में, 18 के नंबर में ये अपना मल्टीप्लाई ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जब हम सीलिंग की बात करेंगे, तो 7 के ऊपर वाला नंबर देखेंगे, है ना, 18 के ऊपर वाला, 18 के ऊपर क्या 21, 7 या 21,
तो आंसर हो जाएगा 21। और सीलिंग का फॉर्मूला था तो आंसर हो गया 21। ऊपर वाला देखना ना, सीलिंग क्या है, सीलिंग यानी ऊपर। सात क्या है, सात क्या है अपना सिग्निफिकेंस है। 18 के नज़दीक उसे अपना क्या ढूंढना, मल्टीपल ढूंढना 18 के नज़दीक। 18 के नज़दीक कहाँ पे, सीलिंग पर ढूंढना, छत पे जाके। छत पे जाएगा तो ऊपर चढ़ के जाएगा ना भाई, तो 7 के ऊपर। अब बोल रहा है कि भाई 7 सिग्निफिकेंस है, 18 का 18 के नज़दीक उसको मल्टीपल ढूंढना है, फ्लोर जमीन पर ढूंढना, जमीन पर यानी कम कम कम। तो 7 के पहले क्या आया था, 14, तब आंसर आपका 14 हो जाता। सीलिंग यानी कि 18। अब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं, चलो। आई होप आपको ये फॉर्मूले दोनों क्लियर हो गए ना। चलो आओ, छोटा होना है यार। लो, ये मैंने करके रखा है आपके लिए। ये देखो, ये है, ये मैंने कर दिखाया था, देखो 21 है ना, 21 कैसे आया ये भी मैंने कर के दिखाया था। देखो इक्वल टू लगाया, सीलिंग लगाया, 18,7 लगाया, लगा भाई 18,7 वैसे ही लिख दिया मैंने। मैं इसको एंटर दबाता हूँ, 21 आ गया। आ गया ना सीलिंग, आ गया भैया। देखो इसको नंबर में दिखाऊंगा, देखो ये देखो क्या शो करेगा अभी, देखो एक सेकंड शो करना भाई। अरे यार दोबारा मैं कर देता हूँ लॉक। देखो इक्वल टू, है ना, सीलिंग 18,7। तो यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सीलिंग। ये नंबर है, ये नंबर होता है, ये सिग्निफिकेंस होता है। तो सिग्निफिकेंस को हमको क्या करना है, जो नंबर है उसमें उसका सिग्निफिकेंस का मल्टीप्लाई ढूंढना है। कौन सा, सीलिंग है तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई, उसके नज़दीक में ऊपर वाला जो होगा वो। अगर फ्लोर है तो उसके मल्टीपल में नीचे वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। 21 आ गया, क्योंकि ऊपर वाला 18 के ऊपर क्या था, 21 आता है, 7 का मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये रखा है, फ्लोर, फ्लोर यानी नीचे वाला। तो 18,7, 7 क्या है, सिग्निफिकेंस है। 18 के आसपास उसका मल्टीपल ढूंढेंगे। कौन सा वाला मल्टीपल ढूंढेंगे, नीचे वाला। 21 भी है, 14 भी है, तो लेंगे कौन सा, फ्लोर वाला लेंगे, नीचे वाला। ये ट्रिक्स मैंने बनाई है फ्लोर और सीलिंग की। तो अब एंटर दबाता हूँ, आ गया 14 आंसर। भाई एक्सेल बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी तो ये बाकी है, ये चीज़ अभी बता ओ भाई, एवरेज तो बता ही दिया, ये बताने वाला हूँ अभी आपको, है ना। रुकिएगा थोड़ा, अभी सवाल तो आने दो वाला। चलो 18 हो गया ना हमारा, चलिए आ जाओ। वाला फार्मूला कहाँ गया यार, सीलिंग एब्सोल्यूट एड्रेस वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने उस लिए बताया था आपको। ओके ओके, इसको बता ही देता हूँ, है ना। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, देखिए ये 500 लिखा है, लिखा है 500, ये 5,000 लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5,000 का इसमें प्लस करने वाला हूँ, 5,500 को, है ना। और इसमें क्या करूँ, 5,000 से 500, 500 से 5,000 को करूँगा, फिर 400 से 5,000 को, 100 से 5,000 को, यानी 5,000 को मैं फिक्स कर दूंगा। और इनको एक बार खींच दूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा केवल। देखिए कैसे फिक्स करूंगा, मैंने बताया था एब्सोल्यूट एड्रेस करके होता है कुछ। इक्वल टू लगा रहा हूँ, है ना। इक्वल टू नहीं लगाना, ऐड करनी है चीज़ों को, तो इक्वल टू तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। क्या ऐड करना है, 500 ऐड करना है। 500 में अब मैं क्या दबाऊंगा, इसमें कॉमा दबाऊंगा, ठीक है। मुझे 5,000 ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड करके इंटू दबा दी, ये तो वैल्यू ना लगा, सॉरी। अरे यार फॉर्मूला तो लगाया नहीं मैं इसमें, एक सेकंड रुकिए। तो मुझे इक्वल टू, है ना, सम करना है। सम में ब्रैकेट मारेंगे, सम में क्या करना है, सबसे पहले 500 ऐड करना है। 500 ऐड करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, 5,000 को ऐड करेंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। आ गया 5500, आ गया, बोलो 5500। अब देखिए, अब मैं इसको नीचे खींचूंगा, ये देखो क्या आ गया जी, 400, 100, 200, 1000, ये वही वैल्यू आ गई। यानी 400, 400, 1000, 500, 100, 200, 200, 1000, 1000, 2,500, 2,500, 5,000 के सामने 5, ये तो कॉपी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, कॉपी नहीं करना हमें क्या करना है, जैसे इनसे 500 में मैंने 5,000 को जोड़ा, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इस वाली जो है ना 5,000 को फिक्स कर देता हूँ। कैसे करूँ, यहाँ जाके देखिए, यहाँ गया मैं फॉर्मूले में, और यहाँ मैंने एब्सोल्यूट एड्रेस बना रहा हूँ P28 को। पी में 28 जो है उसको मैं एब्सोल्यूट एड्रेस बनाऊँ, क्या करूँगा, डॉलर लगा दूंगा आगे। तो देखिए इसके आगे डॉलर लगा दी, पी के आगे, फिर 28 के आगे मैं डॉलर लगा दूंगा, और ये हो गई मेरी फिक्स। अब मेरी सेल फिक्स हुई। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे जैसे खींचूंगा ना, देखना अब जादू देखना, यहाँ तक लो आ गया जादू। 5,000 में 400 जोड़ूंगा 5400, 5,000 में 100 जोड़ूंगा 5100, 5,000 में 200 जोड़ूंगा ये, 5,000 में 1,000 जोड़ूंगा 6,000, 5,000 में 2,500 जोड़ूंगा 7,500। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, और इसका इससे, फिर इसका इससे, ये फिक्स हो गया। यानी कि यहाँ पर मैं जितने भी इसको खींचूंगा, यानी कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ रहा हूँ इसको खींचने पर, यानी ये मैंने फिक्स कर दी कि सब, ये ऑटोमेटिकली किसको, इसको फिक्स कर देंगे। यानी कि इन सब में किसका जोड़ होगा, इसका जोड़ होगा।
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी फिक्स कर देना, एब्सोल्यूट कर देना उस चीज़ को। भाई भाई भाई, तो चलो लास्ट करते हैं, आ जाओ, बहुत हो गई अब चल नहीं रहा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वो सिस्टम का या की एकमात्र उपयोग करता है। इसका बेसिकली इतनी जल्द लैंग्वेज जो लिखी है, इसका मतलब सिंपल सा ही है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम जब एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं और एट ए टाइम काफ़ी सारे लोग उस सिस्टम पर या उस नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं। एट ए टाइम क्या कर रहे होते हैं, उस नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं, है ना। जब आप ऑफिस में जाएंगे तो ई ऑफिस करके आईडी बनती है, आप एक फाइल बनाएंगे, जैसे दूसरी फाइल बनाने जाएंगे ना, तब तक तो उसके बीच में कुछ फाइल बन गई, तो उस समय क्या हो रहा है, और भी लोग काम कर रहे हैं, बट आपको क्या लग रहा है केवल आप ही काम कर रहे हैं, आप अकेले उस पर काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उसी दौरान एट ए टाइम और भी सारे लोग आपके ऑफिस के वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम की शेयरिंग कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में आप कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में वो कर रहा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का यूज़ करके हम, यानी कि 5 मिनट है तो 5 मिनट में हम कोई एक बंदा काम ना करते, पूरे ऑफिस के बंदे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डी रैम से तेज होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो मतलब फैल है ना, गतिशील है, ये तो महंगी होती है, लीकेज चार्ज लीक की समस्या होती है इसमें, और ये महंगी भी होती है। इससे तेज होगी और महंगी होगी, वो होती है एस रैम, स्टैटिक, बिल्कुल स्टेबल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर दी, और द एग्जाम हेल्पर जी के को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और कंटेंट्स के लिए वीडियो आने वाली है आपकी। ठीक है, और इसको द एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स के लिए पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, है ना। ये देखो, ये वाली प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की, इसमें सारे कंप्यूटर की वीडियो है, मैथ्स की मैथ्स में, हिंदी के हिंदी में है, और जीके के जीके में। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद हो जाना भाई।